चलो चलो चलो, लो ना, बीच बीच में बताऊं तो बुद्धि तो। चलो, कहां पर आए थे? ये विक्षुब्ध प्रवाह। हाँ चलो, आज उसी को देखेंगे, विक्षुब्ध प्रवाह को। हेडिंग डालो विक्षुब्ध प्रवाह। अच्छा, जगह तो है ऊपर में। किसको कहते हैं विक्षुब्ध प्रवाह? देखो, दिखा तो है वो, किसका आया हो ना ऊपर। क्रांतिक वेग थोड़ी लिखवाया हो तुम लोग को। हाँ, याद दिलाना, उसको भी लिखवाना है। क्रांतिक में ये हो गया ना विक्षुब्ध प्रवाह हेडिंग। चलो लिखो, मैं बता रहा हूं। जब किसी तरल का प्रवाह, जब किसी तरल का प्रवाह, जब किसी तरल का प्रवाह अनियमित एवं टेढ़ा मेढ़ा हो, अनियमित एवं टेढ़ा मेढ़ा हो, अनियमित एवं टेढ़ा मेढ़ा हो, तो इस प्रकार के प्रवाह को, तो इस प्रकार के प्रवाह को, इस प्रकार के प्रवाह को विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं, विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। ठीक, उदाहरण ले लो, जैसे नदियों का बहता पानी है, नदियों का बहता पानी, हद का छोटे उमन लिखे, चलो बोलते जा रहा हूं। नदियों का बहता पानी हो गया। आंधी तूफान में बहने वाली हवा, नदियों का बहता पानी अल्प विराम, आंधी तूफान में बहने वाली हवा, हो गया। अल्प विराम लिख दो, बहने वाली हवा, हो गया। अल्प विराम, जलती हुई लकड़ी से उड़ता हुआ धुआं, जलती हुई लकड़ी से उड़ता हुआ धुआं, धुआं धुआं, एक धर रहे हैं काका। हम्म हम्म। पोंडा दांत का दांत। लेगा, पेन दूंगा, लो ना सर, आले मियाऊ पेन, हो गया। यह था हम लोग का विक्षुब्ध प्रवाह, जिसमें जो धारा का प्रवाह होता है वो अनियमित या टेढ़ा मेढ़ा जिग जैग टाइप का होता है ना। उसको हम लोग क्या कहते हैं? विक्षुब्ध प्रवाह। जैसे रास रेनी खात हो ना, ना हाँ, एक साइड दबाए हो चॉकलेट को, ऐसा मत कहना रास रे झाड़ा सर, है ना। विक्षुब्ध प्रवाह ये नहीं पता चले, मैं दिखा रहा। अगर मान लो कोई कण है, प्रवाहित धारा में कण है हम लोग का, ये कण का जो डायरेक्शन होगा ये टेढ़ा मेढ़ा होगा, है ना, ऐसे। ये डायरेक्शन है कह रहा हूं वो, ये ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है, ये ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है, ये ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है, ये ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब सभी, मतलब प्रवाहित धारा के जितने भी कण है
छोटे छोटे पार्टिकल सबका जो गति है वो कैसा होगा? टेढ़ा मेढ़ा और साथ ही साथ अनियमित होगा। ठीक, इसके बाद अगला हेडिंग डालो, क्रांतिक वेग। क्रांतिक अगला हेडिंग डालो, क्रांतिक वेग। क्रांति आ गया उस वेग से। अब देखो, एक समझो एक चीज, मान लो नदी में धीरे धीरे पानी बह रहा है। मान के चलो एक एग्जांपल, गर्मी के टाइम में, गर्मी के टाइम में, ठंडी के टाइम में पानी का जो पानी है कम हो जाता है नदी में। नदी में पानी धीरे धीरे बहता है, उस समय उसका प्रवाह कैसा होगा? धारा रेखीय होगा, क्योंकि वेग कम है। जब बाढ़ आता है, बहुत सारा पानी आ जाता है, अब पानी का वेग बढ़ जाता है, तब उसका प्रवाह कैसा होता है? विक्षुब्ध प्रवाह। क्यों? क्योंकि जिधर पा रहा है उधर जा रहा है, पेड़ पौधा भूलका सुलका सब खुश रहते है ना। तो क्या कहोगे? किसी द्रव के प्रवाह का वह अधिकतम वेग जहां तक द्रव का प्रवाह कैसा होता है? धारा रेखीय होता है, उस वेग को हम लोग क्या कहते हैं? क्रांतिक वेग। द्रव के प्रवाह का वह अधिकतम वेग जहां तक धारा का प्रवाह कैसा हो? धारा रेखीय हो, उस अधिकतम वेग को हम लोग क्रांतिक वेग कहते हैं। उससे ज्यादा वेग लगाओगे तो प्रवाह धारा रेखीय ना होकर कैसा हो जाएगा? विक्षुब्ध हो जाएगा। तो जब तक धारा रेखीय बह रहा है अधिकतम वेग, तब तक हम लोग का क्या रहेगा? क्रांतिक वेग रहेगा। तो किसी द्रव के प्रवाह का वह अधिकतम वेग जहां तक कि द्रव का प्रवाह धारा रेखीय हो, उस अधिकतम वेग को हम लोग क्या कहते हैं? क्रांतिक वेग कहते हैं। ठीक, चलो लिखो, किसी द्रव का वह अधिकतम वेग किसी द्रव का वह अधिकतम वेग जहां तक कि उसका प्रवाह जहां तक कि उसका प्रवाह जहां तक कि उसका प्रवाह हो गया। धारा रेखीय प्रवाह, वैद्य से राजा थे चॉकलेट, जहां तक कि उसका प्रवाह धारा रेखीय बना होता है। कैसे लिखे हो? उसका प्रवाह धारा रेखीय प्रवाह, उसका प्रवाह धारा रेखीय प्रवाह लिखे हो, उसी प्रवाह को काट दो, लास्ट वाला। उसका प्रवाह धारा रेखीय बना रहता है। ज्यादा मीठा जा रहा है। उसका प्रवाह धारा रेखीय बना होता है, उस वेग को क्रांतिक वेग कहते हैं। हो गया। उसके बाद एक आता है अगला, रेनाल्ड संख्या। हाँ, रेनाल्ड संख्या। चलो इसको हेडिंग डालो, छोटा सा इसको देखते हैं, रेनाल्ड संख्या। इंग्लिश में लिखोगे तो ये है, रेनॉल्ड्स नंबर। हाँ, NOLD।
हो गया। चलो लिखो। लिखो रेनाल्ड संख्या अल्प विराम एक विमाहीन संख्या होती है जिसके आधार पर हम यह ज्ञात करते हैं कि तरल का प्रवाह या द्रव का प्रवाह, जैसा भी लिखना चाहो, कि तरल का प्रवाह या द्रव का प्रवाह धारा रेखीय है या विक्षुब्ध है। ठीक, इसका सूत्र होता है रेनाल्ड संख्या को, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। लिखो इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है आर बराबर रो वी डी बाई ईटा। जहां कौन कौन क्या क्या है बता दूं। रो जो है, ये रो है हम लोग का तरल का घनत्व है, जो प्रवाहित हो रहा है ना तरल, उसका घनत्व है। वी जो है उस तरल का वेग होगा। हाँ क्या बोला, ये ईंटा है। हो लिखते जाओ चलो। डी जो है ये है नली का क्या, व्यास, डायामीटर, जिस नली में प्रवाहित हो रहा है उसका। और ईंटा तो सबको पता है क्या है, श्यानता। ठीक, तरल की श्यानता कह सकते हो या तरल का श्यानता गुणांक जैसा भी कह सकते हो, है ना। श्यानता गुणांक पूरा लिख दो, तरल का श्यानता गुणांक, तरल के श्यान, तरल का है जी तुम लोग के चक्कर में, श्यानता गुणांक आंक। हो गया। अच्छा अब इसमें कंडीशन देखो, इसमें कंडीशन देखो कब कब कम ज्यादा कैसा कैसा होगा उसको, है ना। पहला कंडीशन, जब रेनाल्ड संख्या का मान जो है वो 1000 से कम होगा। चिन्ह समझ रहे हो ना। हाँ, या सीधा ऐसे हिंदी में लिखना चाहो तो आर ई का रेनाल्ड का मान, आर का मान 1000 से कम, ऐसे हिंदी में लिख सकते हो। तो जब आर का मान 1000 से कम होगा तो तरल का प्रवाह कैसा होगा, धारा रेखीय होगा। ठीक, दूसरा कंडीशन, जब रेनाल्ड का मान 2000 से अधिक होगा तो धारा का प्रवाह कैसा होगा। हाँ, तो धारा का प्रवाह, ये सॉरी तरल का प्रवाह, धारा का प्रवाह क्या, तरल का प्रवाह कैसा होगा, विक्षुब्ध होगा। ठीक, तीसरी चीज हम तो समझ गए 100 से कम होगा तो तरल का प्रवाह धारा रेखीय है। 1000 से कम है तो हम लोग समझ जाएंगे कि तरल का प्रवाह धारा रेखीय है। 2000 से ज्यादा है तो तरल का प्रवाह विक्षुब्ध है। तो 1000 और 2000 के बीच में होगा तो कैसे होगा, है ना। तो जब
रेनॉल्ड संख्या का जो मान है वो 1000 से 2000 के बीच में होगा, 2000 के बीच में होगा, तब तरल का प्रवाह कैसा होगा? अनिश्चित होगा। अनिश्चित मतलब कभी विक्षुब्ध भी हो सकता है, कभी, हाँ, जैसे नदी का पानी, नदी का पानी विक्षुब्ध भी है, धारा भी रेखीय है। अगर प्रवाह, अगर वेग कम है तो कैसा है? धारा रेखीय है। वेग को ज्यादा कर दोगे बाढ़ के टाइम में तो कैसा हो जाएगा? ठीक, चलिए नोट करिए इसको, फिर आगे आगे देखो होता है क्या। सातत्य समीकरण में पेलेंगे। ना बोला उसने, लगी ना। चलो हेडिंग डालो, सातत्य समीकरण। सातत्य समीकरण, चलो ना हेडिंग डालो, सातत्य समीकरण। ये मितेश कैसे नहीं आ रहा है? गांव, अच्छा, हो गया। चलो लिखो, जब कोई, अब कर दा रहे तो काय करिए, जब कोई जब कोई असंपीड्य, देखना आदमी करते थे बात तो करते सीधे करके, जब कोई असंपीड्य और असयांद्रव, जब कोई असंपीड्य और असयांद्रव, बहुत सारा है। दारू नहीं, पानी को भी लगभग ले सकते हो। असंपीड्य है, अश्यान है, ज्यादा गाढ़ा कहाँ होता है, और कुछ भी हो सकता है, द्रव हम लोग मान के चलते हैं। जब कोई असंपीड्य और अश्यान द्रव किसी किसी असमान असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली से प्रवाहित होती है। इसका ना परिभाषा थोड़ा सा लंबा है। किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली, परिच्छेद है ना, छेद मत कर देना, ऐसे लिखाता है परिच्छेद, ऐसे मत लिख देना परिच्छेद, इसने छेद, इसने छेद नहीं रहा है। मतलब आधा चाव छेद रहता है, ऐसे खाली सीधा छेद नहीं रहता। हो गया। परिच्छेद वाली नली में प्रवाहित होती है, होती है, होता है, जो भी लिखो, होती है, तो नली के प्रत्येक बिंदु पर या प्रत्येक स्थान, जैसा नली के प्रत्येक बिंदु कर दो, ज्यादा सुंदर सुघर दिखेगा। नली के प्रत्येक बिंदु पर अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल परिच्छेद का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल व द्रव के प्रवाह के वेग, द्रव के प्रवाह का वेग कर दो, द्रव के प्रवाह का वेग का गुणनफल, का गुणनफल
सदैव नियत होता है या सदैव नियत रहता है, सदैव नियत रहता है, इसे पूर्णविराम करने के बाद लिखना, इसे ही अविरतता का सिद्धांत कहते हैं। हाउ हाउ हाउ, हाँ आएगा ना समीकरण, इसे ही अविरतता का सिद्धांत कहते हैं। संतत समीकरण आएगा ना, बस पूर्ण विराम। हो गया, अविरतता, अविरतता का सिद्धांत कहते हैं। और फिर इसी अविरतता को सिद्धांत को लेकर के हम लोग सांतत्य समीकरण लाएंगे। तो कह क्या रहा है, देखो अगर कोई हम लोग नली ले लें, और ये नली कैसा है, नली कैसा है, और हम लोग का असमान और अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले। असमान मतलब देखो यहां पर का छेद चौड़ा है, यहां पर का छेद क्या है, कम है, तो असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली है ना। इसमें कोई भी प्रवाह, धारा का प्रवाह कैसा हो रहा है, धारा रेखीय हो रहा है, मान लो ये है ना, धारा का प्रवाह कैसा हो रहा है, धारा रेखीय हो रहा है। ठीक, तो जब धारा रेखीय हो रहा है, मान लो यहां पर द्रव के प्रवाह का वेग क्या है, v1 है ना, और यहां पर का क्षेत्रफल क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a1, यहां पर द्रव के प्रवाह का वेग क्या है, v2 है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, a2 है। तो द्रव के प्रवाह का वेग v1 और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल a, दोनों का जो गुणनफल है ये एक नियतांक क्या होता है, बराबर, मतलब सदैव नियत होता है, बदलता नहीं है, चाहे यहां पर करो चाहे यहां पर करो। ठीक, तो हम लोग को सिद्ध करना है कि a और v जो है वो हम लोग का कैसा है, नियत है या नियतांक है, ऐसे प्रूव करके लाना है। ठीक, तो हम लोग एक चित्र बना लिए, देखो इस तरीके से। ठीक, मान लो एक असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रमशः a1 और क्या है, a2 है। इस पर कोई द्रव धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा है जिसका वेग क्रमशः v1 और क्या है, v2 है। दो सिरा ले लेते हैं, दो सिरा से हम लोग दिखा देते हैं ना। मान लो इस सिरे को हम लोग x ले लेते हैं, कैपिटल X, और इस सिरे को हम लोग क्या ले लेते हैं, कैपिटल Y। अब सिरे को x y करके लोगे तो इसमें एक चीज ये है कि हम लोग बता सकते हैं, माना सिरे x पर नली का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a1, उसमें प्रवाहित धारा का वेग क्या है, v1 है, मतलब द्रव का वेग है ना। नली y पर या सिरे y पर, नली के सिरे y पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a2, वह प्रवाहित जो द्रव है उसका वेग क्या है, v2 है। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग को लेके चलना है। ठीक, तो चित्र बनाओ, माना फलाना फिर लिखवाता हूं, चित्र बनाओ फिर माना फलाना लिखवाते हैं। चलो लिखो, माना माना कोई द्रव, माना कोई द्रव नली एक सवाई में, नली एक सवाई में, हाँ कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, नली एक सवाई में धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा है। धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा है, बहन दिए, बहन दो। माना सिरे एक्स पर, वो एक्स है, माना सिरे एक्स पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a1, शॉर्टकट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अनु का 6, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a1, सिरे x पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, शॉर्टकट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अनु का 6, हाँ कैपिटल A1, वह द्रव का वेग v1 है, वह द्रव का वेग v1 है। कैपिटल में भी ले लेना उसी को, v1 को छोटा लोगे तब भी चल जाएगा, v1 है। हो गया, पूर्ण विराम। तथा नली y पर, सॉरी सिरे y पर, नली एक ही है,
नली वाई पर, ए सिरे वाई पर, नली नली हो जा रहा है, सिरे वाई पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2, जैसा लिखे वैसे ही बस चेंज हो जाएगा, A2 V2 ऐसे करके, अब P2। सिरे Y पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2 व द्रव का वेग V2 है। हो गया। तब देखो, अब नीचे यहीं पर देखते जाओ। तब हम लोग देखते हैं पहले सिरे एक्स पर क्या क्या होता है। तब हम लोग देखते हैं सिरे कहां पर, एक्स पर। सिरे एक्स पर 1 सेकंड में प्रवेश करने वाले द्रव का आयतन है ना, 1 सेकंड में प्रवेश करने वाले हम लोग क्या देखेंगे 1 सेकंड में प्रवेश करने वाले द्रव का आयतन। द्रव का आयतन, तो ये कितना हो जाएगा, A1 कितना हो जाएगा, V1। A1 इंटू क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा, है ना। अच्छा, तो एक हम लोग देखेंगे द्रव का द्रव्यमान देखेंगे अब, है ना। द्रव का क्या देखेंगे, द्रव्यमान, द्रव, हाँ वो उनमें है ना, 12वीं में, द्रव्य की द्वैत प्रकृति ऐसे करके है, द्रव का द्रव्यमान। तो हम लोग को पता है घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो अगर हमको द्रव्यमान चाहिए तो क्या हो जाएगा, घनत्व गुणित आयतन, ऐसा होगा। घनत्व गुणित क्या होगा, आयतन होगा। तो हम लोग तो घनत्व माने नहीं है। मान लो इसका घनत्व क्या मान लेते हैं, रो है ना, चित्र में दिखा देना। मान लेते हैं इसका घनत्व क्या है यहां पर, रो। रो घनत्व का कोई द्रव बह रहा है, ठीक। तो द्रव का द्रव्यमान हो जाएगा कितना, आयतन गुणित क्या हो जाएगा, घनत्व। तो घनत्व रो इंटू क्या हो जाएगा, A1 V1 होगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अभी तो एक भी नहीं माने हैं, है ना, अभी एक भी नहीं माने हैं, तो 1 हो गया। अच्छा, सिरे एक्स पर हो गया। अब इसी प्रकार सिरे वाई पर देखते हैं। सिरे कहां पर, वाई पर। अब सिरे वाई पर देख लो, 1 सेकंड में यहां से बाहर निकल रहा है जो धारा है ना, उसको देखेंगे। 1 सेकंड में निकलने वाले द्रव का आयतन, 1 सेकंड में निकलने वाले द्रव का आयतन। अब यहां से कितना निकल रहा है, A2V2, तो ये हो जाएगा A2V2। अब देखेंगे हम लोग तब द्रव का द्रव्यमान कैसा होगा, कैसा होगा, घनत्व गुणित आयतन। घनत्व तो रो ही है, आयतन बस इसमें चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रो इंटू A2 क्या हो जाएगा, V2। समीकरण कितना माने, 2। अब देखो एक चीज समझो, जितना द्रव यहां से बह रहा है वही द्रव यहां से क्या हो रहा है, निकल रहा है। जैसे पिछला में बताया था, दूध डालोगे तो दूध ही निकलेगा, पानी डालोगे तो पानी निकलेगा, तेल डालोगे तो तेल निकलेगा। ऐसा थोड़ी इधर से तेल डाल रहे उधर से पानी निकल रहा है। जैसे तुम्हारे घर में निकलता होगा, हमारे घर में नहीं निकलता। जैसे वो पेट्रोल डालते हैं ना, गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं तो चाड़ी यूज करते हैं, वो चाड़ी में ऐसे करके पेट्रोल डालते हैं तो नीचे पेट्रोल ही तो गिरता है, पानी थोड़ी गिरता है ना। तो वही है, जो चीज या जिस प्रकार का या जिस प्रकृति का जैसा द्रव यहां से घुसा है वैसा ही द्रव यहां से क्या होगा, निकलेगा। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो उस कंडीशन में समीकरण 1 वह कहां से, 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, रो A1V1 बराबर रो इंटू A2V2। रो और रो खत्म, तो A1V1 बराबर कितना हो जाएगा, A2V2, ठीक। और जब A1V1 और A2V2 दोनों बराबर हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि A और V हम लोग का क्या है, ऐसे कर सकते हो, बराबर हम लोग का क्या है, नियतांक के बराबर। अर्थात हम लोग सीधा कह सकते हैं यहीं से, क्योंकि देखो A1V1 बराबर है
A2V2 के, फिर कहीं आएगा A3V3, A4V4, वो भी बराबर होते जाएगा। मतलब कुल मिला के सब बराबर है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि A और V दोनों कैसे हैं हम लोग का नियत है या नियतांक है। ठीक, A और V हम लोग का क्या है, नियतांक है। ठीक, और इसे ही इसको इसको हम लोग क्या माने, समीकरण 3, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सांतत्य का क्या कहते हैं, सांतत्य का समीकरण कहते हैं। ठीक, और यहीं से एक और निकलेगा, देखो समीकरण 3 से छोटा सा, इसको आगे मैं बताऊंगा। समीकरण 3 से A को रखते हैं और V को उधर लिखते हैं, तो ये हो गया नियतांक गुणित 1/V, नीचे आएगा। इसको फिर आगे करोगे तो ये हो जाएगा A अनुक्रमानुपाती है 1/, किसके, V के, क्योंकि अनुक्रमानुपाती हटाओगे तो क्या लगेगा, नियतांक। तो इसको नियतांक को फिर बदल के हम लोग अनुक्रमानुपाती कर सकते हैं। इसको समीकरण 4 मान के छोड़ दे रहा हूं, ये आगे हम लोग का काम आएगा, अभी बताऊंगा मैं। ठीक, चलो इतना नोट करो या बता ही दूं, लो चलो लिख लो। कौन अक्तिया है, अक्तिया नहीं है, हाँ उसी में अटैच है, उससे दिमाग आएगा, उसको लिखो ना। चलो चलो देखो, चलो चलो बस बस इधर देखो, यहां से एक चीज देखो, ए अनुक्रमानुपाती है, ए व्युत्क्रमानुपाती है 1/, किसके, V के। इससे हमको क्या समझने को मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा वैसे, थोड़ा सा देखो। समीकरण 4 से देखो, ए व्युत्क्रमानुपाती है 1/, किसके, V के, अर्थात V का मान बढ़ाओगे तो A का मान क्या होगा, कम होगा, या A का मान बढ़ाओगे तो V का मान क्या होगा, कम होगा। कहने का सेंस क्या बन रहा है, यहां से सेंस बन रहा है कि अगर कोई नली ऐसी है, कैसी है, ऐसी, ऐसे, ठीक, और इस नली में हम लोग धारा प्रवाह कर देते हैं, द्रव का प्रवाह है ना, द्रव का प्रवाह कर देते हैं, या द्रव का प्रवाह मत करो, सीधा ऐसे देख लो, सिंपल। दो कंडीशन में बता रहा हूं, देखो, या यह जो नली है, इस नली का एरिया कैसा है, ज्यादा है, एरिया ज्यादा है तो वेग कितना होगा, कम। इस नली का यहां पर का एरिया कैसा है, कम है, तो वेग कैसा होगा, ज्यादा होगा। इस नली का फिर एरिया कैसा है, ज्यादा, तो वेग क्या होगा, कम। मतलब यदि कोई द्रव को किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली से गुजार रहे हो, तो जिस नली का क्षेत्रफल ज्यादा होगा उसमें द्रव जो प्रवाहित होगा उसका वेग कैसा होगा, कम होगा। ठीक, दूसरे शब्दों में ऐसे समझ सकते हो कि मान लो कोई धारा रेखीय प्रवाह हो रहा है, धारा रेखीय प्रवाह हो रहा है तो ऐसे करके इसका धारा बनाओगे, ये धारा गई, ये धारा गई, और उसके बाद ये धारा गई, और फिर एक धारा ऐसे गई, और फिर एक धारा ऐसे करके ऐसे ऊपर से करके गई, है ना। तो देखो, कोई भी धारा जो है एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करता, ना ही एक दूसरे को काटता है। क्यों नहीं काटता, क्योंकि हम लोग पहले से बता दिए हैं, क्योंकि धारा काटेगा तो दो कटान बिंदु प्राप्त होंगे, और फिर दो दिशाएं निकलेगी, जो संभव नहीं है ना। तो धारा रेखीय प्रवाह में धारा जो है वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो देखो, जहां धारा दूर दूर थी वहां पर वेग कैसा था, कम था। जहां धारा पास पास आई, मतलब धारा रेखा जितने पास आएंगे वहां पर का वेग क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। इसीलिए देखना, घर वर बनाते हैं या घर रहता है और टंकी रहता है ऊपर में, तो टंकी से पानी लाते हैं तो कैसा लाते हैं, मोटा मोटा पाइप से लाते हैं, मोटा मोटा पाइप से पानी लाओगे, है ना, पानी के लिए रास्ता लाओगे, है ना। अब उसके बाद अगर तुमको नहाने या हाथ पर धोने के लिए अगर पानी चाहिए तो वहां पर नल फिट करोगे, और नल का टोटी कैसा होता है, छोटा। मोटा पाइप लाया हो उसकी तुलना में तो कैसा होगा, छोटा। क्यों, क्योंकि यहां पर एरिया कैसा है, ज्यादा है, एरिया ज्यादा है तो वेग कैसा होगा, कम। और जब नल से लोगे, छोटा नल से, तो छोटा नल से लोगे तो एरिया कैसा होगा, कम, तो वेग कैसा होगा, वेग ज्यादा होगा। इसलिए जब नल को खोलोगे तो प्रेशर के साथ पानी निकलता है, उसका रीजन यही है। ठीक, हर चीज फिजिक्स से जुड़ा है, समझे। तो ये था तुम लोग का सांतत्य समीकरण और अविरतता का क्या है, सिद्धांत। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बहते द्रव की ऊर्जाएं। ठीक, तो उसी में एक लाइन में लिख लो, चलो। किसको, इसको लिखोगे तो लिख लो। हाँ हाँ, चित्र बनाओगे तो बना सकते हो।
तो रहन दो। तो याद रखना, नली के पतले भाग में, मतलब नली के पतले भाग में द्रव के प्रवाह का वेग क्या होगा, ज्यादा होगा, और नली के चौड़े भाग में द्रव के प्रवाह का वेग क्या होगा, कम होगा। समझ गए। उसके बाद फिर हम लोग का बहते द्रव का ऊर्जा है। बोल तो दिया, घर जाकर लिख लेना, है ना। तो ये था। उसके बाद कल हम लोग देखेंगे बहते द्रव की ऊर्जाएं, जिसमें हम लोग का बहते द्रव में 3 तरह की ऊर्जाएं होती है ना। क्या क्या ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, और एक रहेगा दाब ऊर्जा। क्योंकि जब नली से गुजारोगे तो एक प्रेशर पड़ेगा, नल खोलते हैं तो प्रेशर के साथ गिरता है ना पानी, तो एक क्या होगा, प्रेशर एनर्जी, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, दाब ऊर्जा। तो 3 प्रकार की ऊर्जा है, तीनों ऊर्जाओं का अध्ययन करेंगे, और फिर हम लोग सीधा पहुंच जाएंगे बर्नौली के प्रमेय में। बर्नौली का प्रमेय है ना, बर्नौली, बारनौली कहते हैं कई लोग, बर्नौली है। प्रबोध वगैरह और बुक में ना नली ऐसा दिया रहता है, उसमें नली नहीं दिया है। हाँ, ये नली ऐसे दिया रहता है प्रबोध में, बर्नौली के प्रमेय में, है ना। तो हम लोग नली को ऐसे बनाएंगे, जो पहले से बनाते चल रहे हैं ना नली को ऐसे, हाँ नली को ऐसे ही बनाएंगे, क्योंकि द्रव ऊपर से नीचे बहेगा। ठीक, बस ये समझ गया। नहीं, आज इतना ही देखो अब। ठीक, चलो, जय श्री राम।